हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी आज अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे नर्व्स इक्वेशन पे। ठीक है, नर्व्स इक्वेशन क्या है, कहाँ काम आती है, क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो नर्व्स इक्वेशन से जाने से पहले हम थोड़ा ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले रिकॉल कर लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था। हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, जब एक कंटेनर में हम मेटल की रोड डिप करते हैं उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ, ठीक है, तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये चार्जेस का सेपरेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जो पोटेंशियल क्रिएट करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन हमने नर्व्स इक्वेशन से करनी है। ठीक है, अब आती है कि हमने इतनी बार जो पहले पढ़ा था, ठीक, वो था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस भी हमने डिस्कस की थी कि क्या क्या है, क्या थी। टेम्परेचर को फिक्स लिया था 298 केल्विन, प्रेशर को भी फिक्स लिया था 1 एटमॉस्फेरिक, और जो हमने कंसंट्रेशन ली थी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की वो भी फिक्स ली थी 1 मोलर। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें ये वैल्यूज़ रखती है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो देखी वो पूरी स्टैंडर्ड कंडीशंस में डील करती है। ठीक है, हमने नॉन स्टैंडर्ड की बात की ही नहीं थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला था जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था उस टाइम पे कि अभी सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में फिक्स रहता है, इनके बदलते ही बदल जाता है, तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली वो फैक्टर इन्हीं में से ही हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हमें ये बात करनी पड़ेगी सबसे पहले, तभी हम नर्व्स इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक, तो जिन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है वो सबसे पहले क्या है, देखो हमने ये एक मेटल की रोड ली, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, डिप किया। ठीक है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे वो डिपेंड करेगा वो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन मेटल एंड इट्स आयन। ठीक, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा आयरन के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा, जिंक के लिए कुछ और होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो कॉमन सी बात है। अब कहते हैं कि आयंस पे कैसे, आई एम सेइंग कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेटल पे डिपेंड करता है और उसके आयन पे डिपेंड करता है। कैसे, जैसे सपोज हमारा आयरन है, ठीक है, Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस रिएक्शन का पोटेंशियल कुछ और होगा। और अगर मैं आपको बोलूं ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का पोटेंशियल कुछ और होगा, E1 E2 दोनों अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट थिंग कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल पे और उसके आयन पे, कि वो किस आयन के सोल्यूशन में प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता होगा, तभी तो इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है। किसी स्पेसिफिक मेटल के लिए, किसी स्पेसिफिक मेटल और आयन के लिए, ठीक, इन कंडीशंस को कांस्टेंट रखा गया है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इन कंडीशंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड रखना है तो। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड। ये जो यहाँ पे हमने लिया इस मेटल पे डिपेंड करता है, ये मेटल रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर किस आयन में कन्वर्ट होती है, किस आयन से मेटल में कन्वर्ट होता है, उस पर डिपेंड करता है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। चौथी चीज़ हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो मोर और लेस हर जगह सेम रहता है, तो उसको हम इतना कंसीडर नहीं करते। तो बेसिकली दीज आर द 3 फैक्टर्स जिन पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है। अब इन फैक्टर में से स्पेसिफिकली किसी मेटल और किसी आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियली तो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये फैक्टर तो ऑलरेडी अलग हो जाता है। अब रह गए ये 2 फैक्टर। ठीक, अब ये 2 फैक्टर्स रह गए। तो जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बताती है? वो यही बताती है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ई नॉट नहीं, अब हम ई नॉट को भूल जाएंगे, अब हम ई पे आएंगे। ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के चेंज होने पे क्या वैल्यू देगा, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन बताती है। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और टेम्परेचर पे। तो नर्स्ट इक्वेशन इस डिपेंडेंसी को बताती है, ये यही बताती है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले कि वो बताती क्या है। अब आते हैं कि हमारी नर्स्ट इक्वेशन है क्या। ठीक है, उसके लिए मैं ये एक बार हटा देती हूँ। नर्स्ट इक्वेशन डिराइव की गई एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। क्या है वो इक्वेशन? देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक, यहाँ पे डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। और हमारा क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन से हमने ड्राइव करनी है अपनी नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इधर आते हैं। हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन। और हमारा नेगेटिव यूजफुल वर्क डन क्या था? NFE। ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में जाएंगे तो E नॉट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RTln Q। सिंपल। ठीक है। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं। क्या मिलेगी हमें? E नॉट माइनस RT NF ln Q। Q की भी बात करेंगे, अभी नहीं, अभी अपनी इक्वेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। अब जी ln है, ln क्या होता है? 2.3 नेचुरल लॉग, यही होता है, बेस 10 हो जाता है ln का बेस, E होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। सॉरी,
ln Q। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिएक्शन कॉफिशिएंट से जोड़ती है। अब इसको कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखेंगे और टेम्परेचर से जोड़ती है, ठीक है। रिएक्शन कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो अगर कोई रिएक्शन है A से B अगर हो रही है तो इसका रिएक्शन कॉफिशिएंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। डालेंगे हम इसको तो जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है वो किस किस के बीच में रिलेशन बता रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर के साथ, और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये नर्स्ट इक्वेशन है तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे कैसे यूज़ होती है। देखो थोड़ा सा हम अपनी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर पे हो रहा है 298 केल्विन, फिर से, ठीक है, अगर 298 हो रहा है, देखो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाती है, एक भी पैरामीटर चेंज होता है, और वो पैरामीटर चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अभी 1 मोलर नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर आपको मैक्सिमम जगहों पे 298 मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, अदरवाइज जो आपका F होता है वो क्या होता है, 96500 कूलम, ठीक है। जब इन सब की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एक अल्टीमेट इक्वेशन ये आ जाएगी, सिंप्लीफाइड 0.059 अपॉन n, यहाँ पे log हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, log Q, ठीक। तो आपकी जो फाइनल लास्ट इक्वेशन है वो ये हो गई। अगर आपको दिया हुआ है कि टेम्परेचर 298 है तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर टेम्परेचर अलग दिया हुआ है तो आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, और जो कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है, जो रिएक्शन कोफिशिएंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो ये थी हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब हम यूज़ करेंगे तब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस क्यू को भी क्लियर करेंगे, ठीक। तो ये हो गई नर्स्ट इक्वेशन। अब इसको यूज़ कैसे करना है और ये यूज़ कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो ऑब्वियसली नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ तभी हो सकता है जब हमें ई नॉट पता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का अपना यूज़ है, ऐसा नहीं है कि नर्स्ट इक्वेशन इनको भी ओवरकम करती है, नहीं। अगर ये वैल्यूज़ है तो ही नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ हो सकता है, ये वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन यूज़फुल है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या क्या चीज़ें हमें बताती है या इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, अब हम ये देखते हैं। तो अभी हम पहले इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। सबसे पहली नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन यही होगी कि ये एक हाफ सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकती है, ठीक है। कैसे बताती है हम देखते हैं। देखो चलो हम कोई भी एक हाफ सेल लेते हैं, लेट्स से जिंक का लेते हैं, ठीक है। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या दे रहा है, जिंक सॉलिड दे रहा है, ठीक है। ये एक्वस है, ठीक, ठीक है। इसको इस सेल का हमने रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल बताना है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, ये है, ठीक। देखो ये सेल है हमारे पास, ठीक, और ये क्या हो गई, रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का अगर हम रिएक्शन कोफिशिएंट लिखेंगे तो Q क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज जिंक सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, यही होगा, ठीक है। इसको इस सब में पुट कर दो, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक, log ऑफ
concentration of zinc solid ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -0.76 वोल्ट। ये जो n है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लॉग देखो जब भी कोई मेटल सॉलिड है और उसकी कंसंट्रेशन दी जाए m मेटल, ठीक, तो हम उसको हमेशा 1 कंसीडर करेंगे। तो ये जो Zn सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 कंसीडर करनी है। जब भी कोई मेटल दी जाए वो सॉलिड स्टेट में है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+। तो अगर आपको यहाँ पे इस जिंक की कंसंट्रेशन पता है, जिंक 2+ आयन की, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, -0.76 0.059/2, ठीक है, log 1/0.1। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, log बेस 10 क्या हो गया 0, तो -0.76 -0. ये क्या हो गया =1, ठीक। इसको डिवाइड करो, 0 ऐड कर दो, 0.789। ये क्या आ गया हमारे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अगर हम जिंक का एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएं कि इसके अंदर जिंक मेटल डिप कर रखी है और ये जो सोल्यूशन हमने यूज़ किया है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का है, ठीक है, और ये जो इस सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, तो ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये तो हमने एक जिंक का एग्जाम्पल लेके बात की थी। और अगर हम इसी बात को एक जनरलाइज फॉर्म में बोले तो कैसे बोलेंगे, देखो इधर देख लेते हैं कि कोई मेटल है Mn+ की फॉर्म में, वो n इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या करती है, मेटल M बना देती है, ठीक है। तो इसका Q क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, क्या होगा, और ये मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है। तो हमारा E क्या होगा, E0, ठीक, और E0 भी क्या, रिडक्शन फॉर्म में, -0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, log ऑफ बेस 10 है, कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn+, ठीक है। अब आपको मैंने बोला जब भी सॉलिड स्टेट में मेटल होगा उसकी कंसंट्रेशन हमने 1 लेके चलनी है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फाइनल 0.059 अपॉन n log 1/Mn+, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एक सेपरेट केस, जनरलाइज्ड, ठीक। ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्म, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक। तो अब अगर हमारे पास कोई भी हाफ सेल है, ठीक, और उसमें ये कोई भी मेटल है, ये क्योंकि हम रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं इसलिए मैंने रिडक्शन लिखा है। अगर ये रिएक्शन हम उल्टी कर देंगे तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज ऑब्वियस, ये आप लोग कर ही लोगे, ठीक। तो ये था हमारी नर्व्स इक्वेशन की सबसे पहली एप्लीकेशन, जो कि क्या थी, वो थी सबसे पहले क्या बताया, to calculate E for half cells
ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, तो देखो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि हम एक कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये तो एकदम सिंपल केस था। अब आते हैं कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट सेल है, ठीक, और उसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, तो अब हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आपके पास एक मेथड था, आपने देखा था, जो ई सेल था वो क्या होता था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक, लेकिन देखो इस इक्वेशन के थ्रू हम कैथोड और सॉरी ई नॉट नहीं है, नॉन सैलेंट कंडीशन में भी अप्लाई होती है ये इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले ई कैथोड निकालें, ई एनोड निकालें, दो बार कैलकुलेशन करें तो हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इस इक्वेशन के थ्रू जो हमारा ई सेल है इसको भी सिंप्लीफाई किया गया। कैसे किया गया देखो, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम डेनियल सेल के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फिर जनरलाइज फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लो, फिर मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, हटा देती हूँ। अब देखो हम एग्जाम्पल लेंगे डेनियल सेल का, कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस के साथ रिएक्शन कोफिशिएंट लिखेंगे और उसको यूज करेंगे। देखो हमारा डेनियल सेल क्या है, हमारा डेनियल सेल यही तो होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें हम डेनियल सेल की, तो वो ये होती है जिंक से Zn2+। ठीक है, कंसंट्रेशन सपोज लगा लो आप 0.1 मोलर। ठीक, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2+, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर लगा लो। ठीक है, और कॉपर सॉलिड, ये जिंक सॉलिड है। कॉपर सॉलिड ना भी लिखो तो भी ठीक है, इतना भी ठीक है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, जिंक प्लस कॉपर 2+ क्या देता है, Zn2+ प्लस कॉपर, यही होती है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिख के हम यही तो लिखेंगे ना, यही तो उसकी हाफ रिएक्शन हुई। ठीक है, और अगर हमारी ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन है तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ है ये ना, रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंस। ठीक है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंस। ठीक है, और अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये थी E = E0। अभी हम सेल लिख लेते हैं, वो तो हाफ सेल का था, सेल माइनस 0.059 n log बेस 10 है, क्योंकि हमने 0.059 यूज़ किया है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, देखो यहीं पे देखो कॉपर सॉलिड की वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इनको हम एलिमिनेट ही कर देते हैं यहीं पे। ओके, और हमारी जिंक 2+ की और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और डेनियल सेल का आपको पता है जो E0 सेल होता है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है, सिंपल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 1.1 माइनस 0.059। एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ऑब्वियसली 2 है। जिंक 2+ में गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो इसने ले लिए और वहाँ चले गए। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 log कंसंट्रेशन 0.1 मोलर 0.01 मोलर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10 हो गया। ठीक, इक्वल्स टू 1.1 माइनस 0.0299, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वोल्ट में वो हमारे पास आ जाएगी। कर देते 1.1 0.0291 927 9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0.971 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हमारी कंसंट्रेशन अलग हो गई है।
ठीक है, हमारा सेल अभी नॉन स्टैंडर्ड क्यों हो गया, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन बदल गई है, टेम्परेचर हमने 290 लिया है। ठीक है, अब ये तो केस था जहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉपर ने ले लिए। लेकिन अगर हमारा केस कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी जगह पे हम, जो हमने अपना कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लिया है, इसकी जगह पे हम Ag का इलेक्ट्रोड ले लें, ठीक है, Ag प्लस 0.01, सब कुछ सेम है, बस इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए। ठीक, अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक अपनी जनरलाइज इक्वेशन लिख लेते हैं, बाद में इसको करेंगे, पहले हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक, तो जो पहले हमारे पास सेल लिखा था, आपने नोट तो कर लिया होगा, नहीं किया तो चलो अभी लिख लो, Zn 2 + 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 + 0.01 मोलर, और ये क्या है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये आपका सेल था पहले, ये उसका पूरा है। अब हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे क्या हो रहा है, Mn प्लस में बदल रहा है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ठीक, ये हमारा एक सेल है जहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। ठीक, अब हम लिखेंगे कि ये जो हमने सेल लिखा है अपना, इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। ठीक है, M + N + गिव्स, देखो जो पहले है ना, ये पहले है, ये पहले है, दोनों रिएक्टेंट में जाएंगे, ये इसके बाद में है ना, इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ M N प्लस कंसंट्रेशन ऑफ N। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ M ओनली N प्लस, ये 1 हो गई। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये C1 दी हुई है, ये C2 दी हुई है, C1 C2। जो C1 है वो किस पे है, एनोड पे, ये किस पे है, कैथोड पे। ठीक है, तो अगर हम अपनी इसको नास्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारी नास्ट इक्वेशन क्या है, E = E0 - 0.059 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर था, log, ठीक, क्या लिखते हैं, C1 C2। ठीक, या फिर क्या लिख सकते हो, C1 और C2 को दोबारा ही लिख देती हूँ मैं, E0 - 0.059 n log concentration of एनोड अपॉन concentration of कैथोड। ठीक, ये आपकी हो गई जनरल इक्वेशन, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सिंपली अगर आपको इतना सेल दिया हुआ है, अगर ये सेल दिया हुआ है और आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ना आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, सीधे वैल्यूज पुट करो और आपका काम हो गया। लेकिन ये तो बात थी जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे कि ये केस आ गया हमारा, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले आप ये कर लो, उसके बाद हम चेंज करते हैं। हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे जब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर अलग अलग है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, हम बात करें कि कैथोड और एनोड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए वो सेम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम ऐसे सेल लेते हैं, जिंक 2+ और Ag+ एंड Ag, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने 1.1 मोलर, 0.01 मोलर। ठीक है, तो हम अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसका जनरल केस देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जनरल केस का एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद इस तरीके के सारे सेल्स जो भी हमारे होंगे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक ऐसा केस सेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये M1 मेटल है, N1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये M2 है, N2+ और M2 सॉलिड।
ठीक है। अब इसकी हमने लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन, तभी तो हम रिएक्शन कोफिशिएंट लिखेंगे ना, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल नहीं होता है तो स्टोइचोमेट्रिक या यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन को अब हम कैसे लिखेंगे, देखो इसकी इक्वेशन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है आप वो सेकंड या थर्ड लेक्चर देख लेना, उसमें आपको मिलेगा कि मैंने कैसे बताया है, ठीक है। तो इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखो यही हो रहा है, M1 प्लस M2 N2 gives M1 N1 प्लस M2। लेकिन अब हमने क्या करनी है, स्टोइचोमेट्री देखनी है, जहां पे भी हमारा M1 है हमको N2 से मल्टीप्लाई करना है, M1 है N2 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे M2 है वहाँ पे हमने N1 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको जनरलाइज इक्वेशन वहाँ पे लिखवाई थी, आप पीछे से देख लेना पिछले लेक्चर में से, ठीक। प्लस चार्ज आएगा ना यहाँ N2 प्लस, ठीक है। ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन, ठीक। अब अगर हमारी ये इक्वेशन है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन ये है हमारी, तो हमारा इसका रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देखो ना कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करो, A प्लस A B प्लस B की रिएक्शन हुई C और D दे दिया, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, कंसंट्रेशन की जो इनकी जो स्टोइचोमेट्री है कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर रेज कर देता है, C D रेज टू पावर D A रेज टू पावर A B रेज टू पावर B, पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम Q लिखेंगे तो कुछ ऐसा ही तो लिखेंगे, M1 N1 चार्ज है इस पे, ठीक है, इसकी पावर N2 M2 की पावर N1, वो तो चाहे कुछ भी हो 1 ही रहना है, तो वो हमारा सिंपल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ M2, ठीक है। और M2 पे क्या पॉजिटिव चार्ज है N2 प्लस, ठीक है, इसकी पावर N1, ठीक है। अगर इसको हम ले ले C1, इसको ले ले हम C2, ठीक है, तो हमारा रिएक्शन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, C1 की कंसंट्रेशन रेज टू पावर N2, C2 कंसंट्रेशन रेज टू पावर N1। C2 कहाँ पे है, कैथोड, C1 कहाँ पे है, एनोड। तो हम कैसे कर सकते हैं, कंसंट्रेशन एट एनोड रेज टू पावर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कैथोड के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है एनोड के, रिवर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैथोड, ठीक है। N2 C1 C1 N2 C2 N1 C2 N1, ठीक है। अब हम इसी को अगर अपनी नर्व्स इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना फाइनल सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था। तो हमारी नर्व्स इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू E नॉट सेल, ये भी रहेगा सेल, ठीक है, माइनस 0.059। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज N1 N2, समझ रहे हैं, ये N1 N2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक, log ऑफ C1 रेज टू पावर N2 C2 रेज टू पावर N1। चलो देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इस पूरे को ही लिख के दिखा देती हूँ कि हमने इस सेल से ये रिएक्शन कैसे लिखी, ठीक, कैसे लिखी, इधर आ जाते हैं, इधर करते हैं, ये हाफ सेल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। जो हमारी M1 मेटल है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, M1 ने
M1 N1 प्लस चार्ज ले लिया और N1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ठीक है। हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, जो M2 मेटल थी N2 प्लस चार्ज में उसने N2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, और M2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक। अब दोनों ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो इसको N2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको N1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 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 N1 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 N2 N1, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, N2 M1 प्लस N1 M2, ठीक है। N1 N2 इलेक्ट्रॉन्स, N1 N2 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, N2 N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने ही लिखे हैं हमने, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएगा, N2 M1 चार्ज N1 प्लस, ठीक है, प्लस N1 M2, ठीक है। यही तो लिखी थी हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन, यहाँ पे मैं चार्ज लिखना भूल गई, N2 प्लस वहाँ पे N1 प्लस, ठीक है। ये इक्वेशन हमने मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ करके मैंने आपको लिखवा दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दी थी ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करके किसी भी सेल जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कैथोड एनोड पे सेम नहीं है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा N1 N2। जैसे यहाँ पे सपोज 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और जो एनोड पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे वो कैथोड की कंसंट्रेशन की पावर में चले जाएंगे, जो कैथोड पे थे, सॉरी जो एनोड पे थे उसकी पावर में कैथोड के इलेक्ट्रॉन से जाएंगे, ठीक है। ये हमने हो गया। अब हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत आसान है, देखो यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ तो है ही। देखो हमारा E जो क्या है वो है E0 माइनस 0.059 एंड log नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो हमारी C1 है अपॉन C2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आएंगे, जितने कैथोड पे गए हैं, कैथोड पे कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एनोड पे हुए हैं, कितने कितने हुए हैं, 2, समझ रहे हो, डिफरेंस पता चला, ठीक। जैसे अब यहाँ पे सपोज हम इसका E0 मान लेते हैं, x है कुछ वैल्यू, ठीक है, x यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0592, लो कंसंट्रेशंस कितनी है, 0.1 0.01, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, (0.1 10⁻⁻2 माइनस 4 10⁻⁴ 10⁻3, तो ये क्या हो गया, x माइनस 0.0592 इंटू log 10 3 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा EMF आएगा, ठीक है। इसका आई गेस E0 0.8 होता है, और तो इसका E0 सेल क्या होगा, 0.8 प्लस 0.766 1.56, ठीक है, ठीक है। आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना 1.56 वोल्ट, ये जो आपके पास आंसर आएगा ये आपका ई सेल आएगा। बेसिकली मुझे आपको बताना था कि कंसंट्रेशन और उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप कैसे करोगे, वो आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन क्या हुई, नर्स्ट इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन ये है कि हम उसको यूज़ करके सिर्फ हाफ सेल नहीं एक कंप्लीट सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारी क्या है, टू कैलकुलेट ई सेल, ठीक है। ये हो गई सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इसकी यहाँ पे आती है,
जब हम कंसंट्रेशन सेल्स की बात करते हैं, ये टर्म आपके लिए नई है, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कंसंट्रेशन सेल्स क्या है। कंसंट्रेशन सेल्स बनते हैं सेम टाइप के इलेक्ट्रोड से। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि हमने एक हाफ सेल लिया, उसके अंदर ये मेटल डिप करी, ठीक है, ये जो सोल्यूशन लिया ये C1 कंसंट्रेशन का था, और हमने एक और हाफ सेल लिया उसी मेटल के, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन रख दी ज़्यादा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है तो ई सेल क्या होता है, चेंज हो जाता है, हमने देखा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पोटेंशियल अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्टेज फिर से फ्लो करेगी, मतलब वो कुछ करंट देगा, तो मतलब इनको भी गैल्वेनिक सेल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या रखनी है, सब कुछ सेम रखना है, इलेक्ट्रोलाइट मेटल सब सेम रखना है, बस C1 C2 हमारा अलग हो जाएगा, कंसंट्रेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इनको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक। अब कंसंट्रेशन सेल्स का अगर हमको ई सेल निकालना है, सेल पोटेंशियल, तो भी हम नॉस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई मेटल है M, ठीक है, वो M+ में कन्वर्ट हो रही है, ठीक। कुछ भी चार्ज हो सकता है Mn+, यहाँ पे है C1 कंसंट्रेशन, यहाँ पे है C2 कंसंट्रेशन, Mn+, और यहाँ पे है मेटल सेम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ये तो सॉल्ट ब्रिज को हमने ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये होती है कंसंट्रेशन सेल की प्रेजेंटेशन, कंसंट्रेशन C1 C2। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कैथोड पे हाफ सेल रखना है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगी, मतलब C2 हमेशा ज़्यादा होगी C1 से, ठीक है, क्लियर। अगर हमने फिजिबल सेल बनाना है तो, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ करके इस तरीके की सेल्स की कंसंट्रेशन सेल पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे। सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमने करना है तो E = E0 सेल 0.059 n, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो E0 है, अगर हम इस सेल का E0 निकालें, ये इलेक्ट्रोड सेम है, ये इलेक्ट्रोड सेम है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इसका E0 और इसका E0 सेम होने वाला है, E0 लेफ्ट और E0 राइट। तो अगर हम E0 सेल निकालें तो वो 0 होगा, राइट माइनस लेफ्ट 0 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि E0 सेल क्या होने वाला है, 0, ये वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो और सिंपल हो गया, जो हमारा E होगा वो क्या होगा, -0.059 अपॉन n, log ऑफ कंसंट्रेशन एनोड पे कितनी लिखी है मैंने, C1, इस पे कितनी लिखी है, C2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, अंदर log में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0.059 n log ऑफ C2 अपॉन C1, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई जिंक का सेल है, Zn2+ में बन रहा है, किसी का भी ले लो, जिंक, कॉपर, एनीथिंग। जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद है तो मैं करा दे रही हूँ, 0.01 ले लेते हैं, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, जिंक 2+ 0.1 आ गया, ठीक है। और क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। तो इसका E कैसे निकालेंगे, 0.059 अपॉन n कितने हैं 2, log ऑफ C2 कितनी है 0.1, C1 कितना है 0.01, ठीक है। वही सॉल्व करेंगे इसको, 0.059 अपॉन 2 log 10 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0298 वोल्ट। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला आपको वहाँ पे कि C2 की वैल्यू हायर होगी तभी ये सेल फिजिबल होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो हमारा डेल्टा G क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
जब भी ई नेगेटिव होता है तो सेल फिजिबल नहीं होता। हमने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में ये बात पढ़ी थी। कोई सेल तभी स्पॉन्टेनियस होता है या फिजिबल होता है जब उसका ई पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर ये कंसंट्रेशन टर्म बड़ी हो जाएगी, ठीक है, आते हैं अभी, ये तो इस सेल की बात थी। अगर हम भी रिवर्स कंडीशन ले लें, ये जो सेल पोटेंशियल्स लिए हैं, अभी हमारा सेल कंसंट्रेशंस ली है, उनको रिवर्स कर देते हैं। Zn2 प्लस 0.01 जिंक। अब देखो क्या होगा, जो हमारा ई सेल होगा वो सेम हो जाएगा 0.059 टू log ऑफ 0.01 अपॉन 0.1, ठीक है। यहाँ से आएगा क्या, -1 log ऑफ 10 to power -1 0.059 अपॉन 2, कितना आ गया हमारा जो ई था, इसी का नेगेटिव 0.0298 वोल्ट। ये क्या है, नेगेटिव है। और अगर ई नेगेटिव है तो क्या हमारा सेल फिजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारी डेल्टा जी क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने कभी भी एक कंसंट्रेशन सेल को फिजिबल बनाना है तो जो कैथोड पे इलेक्ट्रोड हमने लेना है, देखो इलेक्ट्रोड तो दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन का ही तो डिफरेंस है। कंसंट्रेशन डिफरेंस है, इसीलिए तो आयंस माइग्रेट कर रहे हैं और पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो जो हमने कैथोड पे सेल लेना है उसकी कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी एनोड से, तभी एक फिजिबल सेल बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन नर्स इक्वेशन की, ठीक है। तो इसको मैं हटा रही हूँ एप्लीकेशन ये लिखने के लिए कि हमारी थर्ड एप्लीकेशन हम नर्स इक्वेशन की ये कर सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट, इसको हटा देती हूँ, हो गया होगा आप लोगों का, पॉज करके कर लेना, ठीक है। टू कैलकुलेट ई सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है। और ये ई सेल फॉर ए फुल सेल, ठीक है। ये तीन एप्लीकेशन। चौथी एप्लीकेशन क्या होगी, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब कोई अपने, चलो सेल्स की फॉर्म में ही बात कर लेते हैं, किसी सेल की रेडॉक्स रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल अब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे, देखो जब इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हमारी डेल्टा जी पॉजिटिव होती, सॉरी नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फिजिबल है इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ठीक। अगर हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन फिजिबल है इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लिख दें जब डेल्टा जी 0 होता है तब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, ठीक, क्लियर, इतना आपको पता है अच्छे से, ठीक है। बस अगर आपको यही पता है तो नर्स इक्वेशन से आप बहुत इजीली के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, ठीक है। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और हमारा नर्स इक्वेशन क्या थी, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 एंड लॉग ऑफ Q, इस Q की जगह कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख लेते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 एंड लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, डेल्टा जी अगर 0 है और डेल्टा जी क्या है, -NFE, ठीक है, वर्क डन क्या होगा, यूजफुल, जब डेल्टा जी ही 0 है, कुछ एनर्जी ही नहीं निकली है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। N और F नेगेटिव ना, सॉरी 0 हो नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो 0 क्या होगी, ऑब्वियसली E की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का पता नहीं मैं कहाँ से ले आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा जी है
वो क्या है 0, तो ई सेल क्या है 0, ठीक है। तो ये आपका जो ई सेल है वो क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो आपके पास क्या आएगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड लाएंगे 0.059 n log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर आपको किसी सेल का ई नोट दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि के इक्विलिब्रियम निकाल दो, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से अच्छे से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये था तो हमारी चौथी एप्लीकेशन क्या हो गई, टू कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारी 4 एप्लीकेशन थी नर्व्स इक्वेशंस के थ्रू। थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है जब हम फुल सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं। 2 केसेस क्या है, पहला केस क्या था, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है। दूसरा हमारा केस 2 क्या है, जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज डिफरेंट, ठीक है। तो हमारे 2 केस बन गए थे, बाकी ये हमारी 4 एप्लीकेशंस थी, ठीक है। ये हमारी के इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशंस थी, ठीक है। अब इसके बेस जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अच्छे से आप ये सारे फॉर्मूलाज और इन सब को अच्छे से समझिए। कंसेप्ट को थोड़ा टाइम देना पड़ता है कंसेप्ट को समझने के बाद उसको न्यूमेरिकल करने के लिए, बिकॉज आपका माइंड पहले कंसेप्ट को एब्जॉर्ब तो कर पाए, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपने नर्व्स इक्वेशन बेस्ड, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम में भी। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं और किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो तब तक अच्छे से इसको पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।